नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं 19वीं सदी के भारत में एक ऐसी कहानी की तरफ जहां हजारों लाखों किसानों ने एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जी हां, ये कहानी है नील विद्रोह की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सा पौधा नील कैसे कैसे इतना जहरीला बन गया कि उसने पूरे के पूरे बंगाल में एक क्रांति की आग लगा दी। चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नील के उस जहरीले जाल की। आखिर ये था क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने किसानों को एक कभी ना खत्म होने वाले जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। देखिए, बात है 19वीं सदी के बीच की। उस वक्त यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए इस नीले रंग की डिमांड आप समझिए आसमान छू रही थी। और इस बेतहाशा मांग का सारा बोझ आकर पड़ा भारत के किसानों पर। और इस पूरे शोषण का जो सबसे बड़ा हथियार था ना, वो थी दादोन प्रथा। अब ये क्या थी? समझिए कि ये एक तरह का एडवांस लोन था। बागान मालिक किसानों को थोड़ा सा पैसा एडवांस में देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और बस एक बार ये कर्ज ले लिया तो किसान उस जाल से सच पूछे तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता था। तो अब किसानों के सामने चॉइस क्या थी? एक तरफ थी अनाज की खेती, जिससे उनके परिवार का पेट भरता था, उनकी जमीन भी अच्छी रहती थी। और दूसरी तरफ था नील, जो न सिर्फ उनकी सबसे उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा था, बल्कि बदले में दे रहा था सिर्फ और सिर्फ कर्ज। ऐसा कर्ज जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो सीधी सीधी लूट थी और कुछ नहीं। किसानों का एकजुट विद्रोह। देखिए, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो एक ना एक दिन तो टूटना ही था। और फिर वो पला ही गया जब किसानों ने मिलकर तय कर लिया कि बस अब और नहीं। और इस विद्रोह की चिंगारी सबसे पहले भड़की मार्च 1859 में बंगाल के नादिया जिले में। वहां के किसानों ने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। बस फिर क्या था? ये एक इनकार देखते ही देखते पूरे बंगाल में जंगल की आग की तरह फैल गया। और ये आंदोलन एक साल से भी ज्यादा समय तक चला। और जानते हैं इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी एकता। एक ऐसा संयुक्त मोर्चा बना जहां धर्म की सारी दीवारें टूट गईं। हिंदू किसान, मुस्लिम किसान सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े थे। ज्यादातर ये एक अहिंसक हड़ताल थी, लेकिन हां, जहां भी जरूरत पड़ी वहां किसानों ने बागान मालिकों का डटकर मुकाबला भी किया। उनका मैसेज, उनका संदेश बिल्कुल साफ था, एकदम सीधा। बागान मालिकों के सामने खड़े होकर उन्होंने बस एक बात कही, अब हम ये नहीं करेंगे। सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और लड़ने का कितना बड़ा संकल्प छिपा होगा। अब बात करते हैं विद्रोह की गूंज की, क्योंकि ये लड़ाई, ये आवाज सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकी। ये गांवों से निकली, शहरों तक पहुंची और यहां तक कि इसकी गूंज यूरोप में भी सुनाई दी, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को भी सुनने पर मजबूर कर दिया। और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया दीनबंधु मित्र के एक नाटक ने, जिसका नाम था नील दर्पण। इस नाटक ने मानो किसानों के दर्द को स्टेज पर जिंदा कर दिया। इसने पढ़े लिखे तबके को, बुद्धिजीवियों को अंदर तक हिला के रख दिया। अब जब सरकार ने देखा कि भाई ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है, तो जाहिर है वो भी चिंतित हो गए। और इसका नतीजा क्या निकला? 1860 में ब्रिटिश प्रशासन ने नील आयोग बनाया, एक कमीशन जिसका काम था इस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करना। और जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो वाकई चौंकाने वाली थी। आयोग ने खुद माना कि किसानों के साथ कितना भयंकर अत्याचार हुआ है। उनकी रिपोर्ट की एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। सुनिए, नील का एक भी बक्सा इंग्लैंड नहीं पहुंचा जिस पर इंसान के खून के धब्बे ना हों। एक ऐतिहासिक जीत, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद जो हुआ वो वाकई में भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत साबित हुई। कमीशन ने एकदम साफ साफ फैसला सुनाया कि अब से किसी भी किसान को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर 1862 में सरकार ने कानून में जरूरी बदलाव भी किए, जिससे इन बागान मालिकों की मनमानी पर आखिरकार लगाम लगी। आखिर में ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये बात तो साफ है कि जब लोग अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं तो बदलाव आता ही है। वो संभव है। तो एकता और प्रतिरोध की ये जो 160 साल से भी पुरानी कहानी है, ये आज हमारे लिए,
हमारे समय के लिए क्या मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।